नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं ना, उनका नाम है दिनेश। दिनेश मुंबई में रहते हैं आज के टाइम में, और प्रॉपर रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश देवरिया डिस्ट्रिक्ट के। ये जो कहानी भेजे हैं ना, ये इनका खुद का नहीं है। इनका एक जिगरी दोस्त जिसका नाम है रोहित पंडित, उनकी ये कहानी है। जब वो लोग गुजरात में रहते थे, दिनेश जी जो थे गुजरात में नौकरी करते थे, तब रोहित पंडित उनके बुलाए पर गुजरात गए थे नौकरी के लिए। तब की ये कहानी है 2007 की। तो आइए चलते हैं आज की रोहित पंडित की इस कहानी में, उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम रोहित पंडित है। मैं उत्तर प्रदेश देवरिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला। ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये साल था 2007 का। मेरी उम्र उस टाइम करीब 24 साल रही होगी। मैं गांव में ही रहता था। भगवान का दिया इतना था कि मैं और मेरा परिवार कभी भूखे रह नहीं सकता था। लेकिन एक कहते हैं ना, मेरा दिमाग था खुराफाती। मैं अपने दोस्तों को देखता था जो मेरे साथ में पढ़ाई किए थे। अब वो शहर शहर जाकर के नौकरी कर रहे थे। और जब वो लौट के आते ना, तो बड़े ठाट बाट में होते, पैसा चमकाते थे। देखो, मैं शहर से आया हूँ नौकरी करके, मैं इतना कमाता हूँ, मैं सुपरवाइज़र हूँ, कोई कहता था कि असिस्टेंट मैनेजर हूँ। और मेरे मन में भी वो खुड़क आ चुकी थी। मैं अपने आप को अब उनकी जगह देखने लगा। अब मैं सोचता था कि अरे रोहित, तू तो गांव में ही रह जाएगा। अरे चल भाई, तू भी शहर चल, कुछ कर अपने दोस्तों की तरह। और तू भी जब छुट्टी में आएगा तो इनकी तरह कपड़े अच्छा अच्छा पहन करके पैसा चमकाएगा। अब एक तरह से मेरे पर ये धुन सवार हो गई थी। आज जब मैं अपना ये मन की बात अपने पिताजी को बताया ना, तो पिताजी नाराज हो गए थे। वो तो डांटने लगे, कहने लगे, नहीं रोहित, बिल्कुल नहीं। बाहर तुम्हें कोई जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यहाँ पर क्या कमी है? जो कहो हम देने के लिए तैयार हैं, जितना हमारा शक्ति है। लेकिन मेरे मन में तो वही ग्लैमर छाया हुआ था अपने दोस्तों का, जो शहर में जाकर के मौज मस्ती नौकरी करते थे और आते थे तो चहल पहल उनके पास रहती थी। अब एक तरह से मैं उनके माया जाल में फंस चुका था। अब मेरे पिताजी मना करते रह गए, मेरे मम्मी भी मना करती रह गई कि रोहित खबरदार, यहीं रहना है, यहाँ से बाहर नहीं जाना है। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे बोलो। और मेरे माता पिता ये सब चीज़ देने के लिए तैयार। लेकिन कहा जाता है ना कि एक बार जो कीड़ा काट लेता है ना मेरे दिमाग में, और वो मैं बेचैन हो जाता था जब तक मैं वो काम ना कर लूँ। आखिरकार मेरे दोस्त मुझे बताए थे कि वो लोग कहाँ रहते हैं। मैं उनका ठिकाना पता सब ले लिया था। अब मैं बोला था कि भाई, अगर मैं आऊँगा तो मेरी नौकरी कहीं लग जाएगी। तब मेरा जो जिगरी दोस्त थे वो कहने लगे कि हाँ रोहित, क्यों नहीं लगेगी। अब मैं खुश हो चुका था कि चलो कभी न कभी तो मैं ज़रूर आऊँगा। पक्का तो नहीं बोल सकता कि कब आऊँगा, लेकिन जब भी मौका मिला तो मैं आपके पास आऊँगा। इसके बाद अपना दोस्त वगैरह जो थी, जो छुट्टी उट्टी आए थे, सब चले गए थे गांव में। जैसे मैं रहा करता था, ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन पंडित का बेटा था। अब इतना दिमाग बुद्धि तो मेरे पास में था ही, 10वीं मात्र कर रखा था। और लाड़ प्यार इतना घर में मिलता था कि आगे की पढ़ाई की मैं ज़रूरत ही नहीं समझी। अब पिताजी थे, खेती भी था, अब मंदिर का पुजारी भी थे। अब जैसे तैसे हमारा सही से घर चल रहा था। ऐसा नहीं था कि कोई कमी था। कभी हमारे घर में ऐसा नहीं हुआ कि चूल्हा नहीं जला। सब कुछ। मेरी बहन की शादी भी हुई, बस एक छोटी बहन मेरी बची हुई थी। और उसके लिए अब रिश्ता मेरे पापा तलाश कर रहे थे। लेकिन जहाँ शादी का रिश्ता बात हो रही थी ना,
वो लोग थोड़ा लालची थे, दहेज मांग रहे थे। अब लड़का जो था बहुत ही सुंदर था और परिवार को पसंद भी आ चुका था, लेकिन वही था, अब दान दहेज जितना मांग रहा था हमारे पापा को, अब काबिलियत नहीं थी देने की। इसलिए घर में अब मायूसी छा गई थी। अब मैं यही सोच रहा था कि काश मैं शहर चला जाता, कुछ पैसा कमा करके ले आता, तब वो दहेज हम दे पाते, धूमधाम से मेरी बहन की शादी हो जाती। यही सोच करके मैं अपने पिताजी से दोबारा जिक्र किया कि पिताजी अब क्या कहते हो। पिताजी कहने लगे, नहीं नहीं, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे है क्या, लड़के का जो डिमांड है परिवार वालों को बाइक, मैं बाइक कहीं से न कहीं से खरीद के दे दूंगा, बात खत्म हो जाएगी, कर्जा ले लूंगा, जमीन बेच दूंगा। अब वो गुस्से में तो बोल रहे थे, लेकिन मैं उनको समझा रहा था कि देखो पापा, मुझे 3-4 महीने के लिए शहर जाने दो, इसके बाद मैं लौटूंगा ना तो किसी के हाथ आगे फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बाइक भी खरीदूंगा, अब बहन की धूमधाम से शादी भी हो जाएगी। बस एक बार मुझे शहर तो जाने दो, अब मैं अपने दोस्तों के पास जाऊंगा। सब कुछ मैं समझा दिया, लेकिन पिताजी थे, वो नहीं मान रहे थे। लेकिन मेरी माँ जो थी ना, सब बात को समझ गई। अब कहने लगी मेरे पिताजी से कि लड़का तो सही तो कह रहा है, आखिर आप किसी से कर्जे वर्जे मांगोगे, कर्जा तो बढ़ेगा ही ना। जब लड़का कह रहा है कि मैं कमा के 3-4 महीने में ले के आ जाऊंगा, बाइक खरीद के दे देंगे, बात खत्म हो जाएगी, यही तो डिमांड है, और तो कुछ है नहीं। अब पिताजी बड़ी मुश्किल से माने थे। आखिरकार जब वो तैयार हो गया ना, तो मैं खुशी से उछल पड़ा था कि चलो रोहित पंडित, अब शहर की तरफ चलते हैं। आज शहर मुझे बहुत पसंद था, मैं शहर में जाना चाहता था, नौकरी करना चाहता था, जैसे हमारे दोस्त किया करते थे। अब इसके बाद नियत तारीख तय हमारी हो चुकी थी। मेरे जो पिताजी थे ना, अब जब तक यात्रा का मुहूर्त ना हो, घर से बाहर निकलना ही नहीं है, वो भी लंबी सफ़र के लिए। जब वो मुहूर्त आ गया ना, तब पिताजी कहे कि हाँ अब तुम्हें निकलना है, लेकिन पूरा विधि विधान के साथ में, दही कटोरे में चीनी मिला करके टीका करके, तब मुझे घर से बाहर निकलना था। और वही विधि विधान करके अपना थैला संभाले। अब पिताजी कुछ रुपए जो मुझे दिए थे खर्चे का, टिकट का, और वो सब मैं संभाल कर रख लिया था। इसके बाद मैं निकल चुका। जब घर से बाहर निकल गया ना, तब मैं अपने आप को बड़ा आज़ाद महसूस कर रहा था कि चलो अब तो मैं अपने मन का मालिक हूँ, जहाँ मन होगा वहाँ जाऊँगा, दुनिया देखूँगा, शहर देखूँगा। एक मन में एक लालसा थी शहर में घूमने फिरने का, लेकिन पिताजी आज़ादी मुझे दे नहीं रहे थे, और वो अपनी जगह पर सही थे। अभी मेरी उम्र ही क्या थी, 24 साल कोई उम्र थोड़ी होता है। वो मेरे को तो अभी एक तरह से बच्चा ही समझते हैं। खैर, मैं अब अपने घर से निकल कर के रेलवे स्टेशन, इसके बाद ट्रेन के द्वारा मैं गुजरात पहुंच चुका था। जब मैं पहली बार गुजरात में पहुंचा, शहर देखा तो दंग रह गया था। वाकई में लगा कि ये तो जन्नत है, ये तो स्वर्ग है, सही मेरे दोस्त कहा करते थे। इसके बाद मैं अपने दोस्त के ठिकाने पर जो एड्रेस था पहुंच चुका था। बड़ी मुश्किल से उनका एड्रेस मिला। आज जब मैं उस जगह पर पहुंचा ना, तो मैं देख करके हैरान रह गया था। वो तो छोटे छोटे दड़बे जैसे कमरे में, एक एक कमरे में 4-4, 5-5 लोग रहा करते थे। गंदगी ऐसी थी, भरमार थी कि मैं तो देख करके हैरान रह गया था। यही लोग जब शहर से गांव में जाते थे तो डींग हाँका करते थे कि मैं तो सुपरवाइज़र हूँ, मैं तो फलना हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मेरे अंदर में इतने आदमी काम करते हैं। लेकिन इनका रहन सहन कैसा है भाई, इतना पैसे कमाने वाले दड़बे टाइप घर में जहाँ गंदगी का भरमार है। मैं तो देख करके ही शौक रह गया था। मेरा वो दोस्त मिल चुका, और वो मुझे देख करके बहुत खुश था। कहने लगा कि रोहित, मैं तुम्हें याद ही कर रहा था, चलो अच्छा हुआ तुम आ गए, कल से मैं तुम्हें अपने फैक्ट्री में लेके चलता हूँ। अब मैं उस जगह पर अपने आप को ढालने में लग गया था। अब मैं सोचा कि भाई ये हमारा गांव तो है नहीं,
मैं वाकई में सफाई पसंद लड़का था, गंदगी मुझे पसंद नहीं थी। लेकिन अब वक्त का अब यही उसूल था कि जैसा समय हो उसके अनुसार चलना चाहिए, जैसी जगह हो वही वेशभूषा अब धारण करना पड़ रहा था। अब क्या करे भाई, मैं अब अपने दोस्तों के साथ रात बिताया और सुबह में हमारे दोस्त लेकर के फैक्ट्री में गए। जब मैं उनका काम देखा ना तो वाकई हिम्मत टूट चुका था। वो मेरे बस का काम नहीं था। गंदगी वाला काम, कपड़े की छपाई हो रही थी, सफाई हो रही थी, और वो सब काम मेरे बस का था भी नहीं। लेकिन अब मैं आ चुका था, अब मना भी नहीं कर सकता था। मैं काम करने लगा था। लेकिन जब शाम को मैं छूटा ना तो सही मायने में मैं बुरी तरह से थक गया था। ऐसा मेहनत का काम मैं अपने घर पर कभी किया ही नहीं था। शरीर का पोर पोर मेरा दर्द से अब करा रहा था, ऐसा मेरे हाल था। अब वही हुआ, शाम के टाइम मुझे बुखार सा आ चुका था, क्योंकि मुझे इतना मेहनत करने की आदत जो नहीं थी। और मेरे दोस्तों ने मेरे लिए मेहनत किया, दवा दारू दिलवाया। और तब मेरा दोस्त कहने लगा कि देख भाई रोहित, अगर ये काम तुझे पसंद नहीं है तो भाई ज़बरदस्ती मत कर, मैं कोई दूसरा काम देखूंगा, और तब तक हमारी कुटिया पर रह, भोजन बना, भोजन खा, और कोई टेंशन लेने का नहीं है। और मैं जल्द से जल्द कोई अच्छा काम तेरे लिए ढूंढ करके देता हूँ, और तब तक आप इस जगह पर रहो, घूमना फिरना है घूमा फिरो। जब मेरा ये दोस्त ने बात बोला ना तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैं सोचा कि सही में ये काम मेरे से हो नहीं पाएगा। और मेरा दोस्त अब जो काम करते थे भाई वही तो करेंगे। अब उसी से पैसा अपना कमाते थे, छापते थे पैसा, मेहनत का काम था, लेकिन पैसा उसमें ज़्यादा ही था। लेकिन वो मेरे बस का नहीं था। खैर मैंने तो मना ही कर दिया था कि भाई मेरे लिए कोई दूसरा काम देख लेना। अब वही काम करना था, सुबह में नाश्ता अपना खुद का बनाना, खाना दोस्तों को भी साथ में। और इस तरह करीब 10 दिन बीत चुका था। और 10 दिन में अब मैं रोज़ अपने दोस्त से बोलता था कि भाई कोई काम मेरे लिए। बोला हाँ हाँ, कई लोगों को बोल रखा हूँ, अब देखो अब बात बनेगी तभी ना। मैं धीरे धीरे अब समझने लगा था कि मेरा दोस्त है ना, उसके पास तो वक्त है नहीं, क्योंकि बेचारा सुबह जाता है और देर रात तक लौटता है। अब मेरे लिए कहाँ नौकरी तलाश करेगा। जो नौकरी था उसने मुझे ऑफर ही कर दिया, लगवा ही दिया था। अब मैं समझ गया था कि दोस्त मेरे से झूठ बोल रहा है, उसका अब कोई जान पहचान नहीं है, ना कोई मुझे काम मिलेगा। अब मैं सोचने लगा कि रोहित बेटा, अगर तुझे इस शहर में रहना है तो खुद ही काम देखना पड़ेगा। अब फिर मैं अब इधर उधर जाने लगा खुद की नौकरी की तलाश में। लेकिन इतनी आसान काम नहीं था। जितना योग्यता मुझे मांगते थे उतना पढ़ाई का मेरे पास में था ही नहीं, और ना कोई अनुभव था काम का। नौकरी नहीं मिल रही थी, और ऐसे मैं बहुत परेशान रहने लगा। अब दोस्तों का रवैया था ना मेरे प्रति, वो भी धीरे धीरे बदलने लगा। अब मैं देख रहा था उनका रवैया जैसे मैं उन पर बोझ बन गया हूँ। अब मैं एक दिन अपने दोस्तों से कहा, जब रवैया मैंने पूरा देख लिया, तब मुझे लगा कि इनके पास रहना ठीक नहीं है। अगर मुझे काम मिलता है तो ठीक है, और नहीं तो मैं अपने गांव की तरफ लौट जाऊंगा। मैं इस शहर में और गुजारा नहीं करूंगा। हाँ, वही सोच करके मैं अपना बैग उठा लिया। जब मेरे दोस्त वहीं पर थे, सुबह का टाइम, मेरा दोस्त बोलने लगे, कहाँ जा रहे हो रोहित? मैंने बोला भाई मैं अब गांव की तरफ लौट रहा हूँ, अब कितना दिन मैं खाली बैठा रहूँगा। अब मैं तो आप लोग पर एक तरह से बोझ बना हुआ हूँ। लेकिन दोस्त उस टाइम तो मना करते रहे, नहीं नहीं रुक जाओ, अभी मत जाओ, बाद में चले जाना। लेकिन मैं रुका नहीं। इसके बाद मैं शहर से शहर में भटकता रहा, नौकरी की तलाश में भटकता रहा। सारा दिन मैं घूमता रहा पैदल, और शाम जब हुई ना तो थक करके चूर हो गया था। अब मुझे रात बिताने के लिए एक आश्रय की जरूरत थी, और मेरा शहर में अब कोई जान पहचान तो था नहीं, बस वही मेरे दोस्त थे, और उनके पास मैं अब फिर से जाना नहीं चाहता था। और मैं
एक बस अड्डा जो रोड के किनारे था, बस अड्डा नहीं, बस का शेल्टर, और उसी शेल्टर के पास मैं अपना बोरिया बिस्तर जमा दिया था। शाम ढल चुकी थी, रात धीरे धीरे अब बढ़ रही थी। करीब करीब शाम का करीब 7:30 का वक्त था, और वहाँ पर रिक्शे वाले भी बहुत सारे अब इकट्ठा थे। बस का शेल्टर था तो बसें आके रुकती थी, वहाँ से सवारी भी मिलती थी, और कई भिखारी लोग भी जो थे वहाँ पर अपना फुटपाथ पर बैठे हुए थे, अपना थैला सब कुछ लिए दिए। और मैं भी एक तरह से उन्हीं के बगल में बैठा हुआ था, अपना थैला लिए। अब मैं सोच रहा था कि बस थोड़ा भीड़ भाड़ कम होना तो कहीं पर अपना सोने का इंतज़ाम किया जाए। अब फिर सुबह में एक बार और नौकरी की तलाश करूँगा, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो शाम की ट्रेन पकड़ करके अपने गांव चला जाऊँगा। अब बापू को जो बताना है मैं बता दूँगा। जाने में थोड़ा शर्म तो ज़रूर लग रही थी गांव। अब मैं बाबू को वो चेहरा देख रहा था। बाबू मुझे मना कर रहे थे कि नहीं बेटा, तेरे से हो नहीं पाएगा, तू मत जा। लेकिन मैं बोला था कि बापू मैं कमा के आऊँगा, अब फिर बहन की शादी धूमधाम से करूँगा। अब मैं किस मुँह से बापू के आगे जाता, यही सोच से मैं थोड़ा मरा जा रहा था। खैर 7:30 का वक्त था। अब मैं बस शेल्टर के पास बैठा हुआ, आसपास में रिक्शा वाले, मजदूर जो भी होंगे या भिखारी लोग जो साइड में बैठे रहते हैं, वो भी लोग बैठे हुए थे। और एक सफ़ेद गाड़ी, लंबी सी गाड़ी, चमचमाती हुई गाड़ी आकर के अब उसी बस शेल्टर के पास में रुकी। और इसके बाद वो डिक्की ड्राइवर जाके खोला। अब फिर मैं देखा कि वहाँ तो लाइन लग गया था। जो भिखारी और जो रिक्शा वाले थे अब वहाँ लाइन लगा के खड़े हो गए थे। वो ड्राइवर खाने का पैकेट, मुझे लग रहा था कि खाने का पैकेट ही था, और वो खाने का पैकेट सबको बांट रहा था, एक एक करके सब लाइन में लगे हुए थे। अब वो कार के अंदर में कौन था मैं देख नहीं पाया था, अंधेरा था। अब मैं तो इस चीज़ को मैं बुरा मानता था कि मैं आज तक किसी के आगे हाथ फैलाए नहीं, और मैं आज कैसे भूख तो लगी हुई थी, लेकिन मैं मांगना नहीं चाहता था, मैं उस लाइन में लगना भी नहीं चाहता था। अब मैं अपनी जगह पर बैठा ही रह गया। अब सारा पैकेट लगभग ख़त्म हो चुका था, और जो भी रिक्शा वाले भिखारी जुगर थे वो पैकेट खोल करके अपना भोजन कर रहे थे, और ड्राइवर जो था डिक्की बंद कर दिया था। अब फिर वो अपनी सीट पर जाने वाला था, और तभी वापस आया मेरी तरफ, मेरे पास आकर के रुक गया। अब मुझे नीचे से ऊपर तक देखने लगा, अब कहने लगा कि नौजवान, आप मेरे साथ में आओगे? मैं बोला भाई क्यों, मैं आपके साथ क्यों आऊँगा, क्या काम है? तब वो ड्राइवर कहने लगा कि मालकिन बुला रही है, गाड़ी के अंदर में। मैं बोला भाई काम तो बताओ, किस काम के लिए आपकी मालकिन बुला रही है? तब ड्राइवर कहने लगा भाई अरे डरो मत, आओ तो सही, मालकिन मेरी बहुत दयालु है, आओ एक मिनट मिल तो लो। तब मैं उठ के खड़ा हुआ, थैला अपने कंधे पर लटकाया। अब थैला में कुछ मेरा पर्सनल सामान भी था, और मैं उस ड्राइवर के साथ कार के पास पहुंचा। कार का शीशा खुला, पिछला शीशा, और उसमें से एक सुंदर चेहरा मुझे दिखाई दिया। जो ड्राइवर बोल रहा था कि मालकिन है और ये दयालु है, जब मैंने उनका चेहरा देखा ना तो उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, 25-30 साल का लगभग उम्र होगा, और सफ़ेद रंग की एकदम बढ़िया सी साड़ी पहन रखी थी, और वो साड़ी उन पर फब भी रहा था, और वो मेरी तरफ अब इशारा करने कि इधर आओ इधर आओ। मैं खिड़की के पास पहुंच गया था। मुझे लगा कि ये लोग जैसे पीछे डिक्की खोल का खाना वाना दिए हैं, अब वैसे ही मालकिन मुझे भी कुछ देगी भोजन करने के लिए, अब मैं लूँगा नहीं। लेकिन जब मैं उनके पास पहुंचा ना, तब कहने लगी कितने पढ़े लिखे हो? मैं अब उस मालकिन का चेहरा देखने लगा था कि भाई ये मेरे से सवाल जवाब ये पूछ रही है कि कितने पढ़े लिखे हो, बात क्या है? मैंने बोला जी मैं तो
10वीं तक पढ़ाओ, तब कौन कौन से काम कर लेते हो? मैं बोला जी मुझे कोई काम नहीं आता, मैं तो गांव से कुछ ही दिन पहले इस शहर में आया हूं। मालकिन मुस्कुराई और कहने लगी कि पूरा नाम बताओ। मैं बोला जी मेरा नाम रोहित है। तब वो बोली कि नहीं नहीं पूरा नाम तो बताओ, तो ये तो आधा नाम है। मैं बोला जी इसके बाद पंडित लगाता हूँ। और जैसे ही पंडित बोला ना, अब मालकिन के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई थी। कहने लगी तुम पंडित जी हो? मैंने बोला जी जी पंडित जी हूँ मैं। पूजा पाठ करते हो? मैं बोला मेरे पिताजी करते हैं, मैं नहीं करता जी। तब मालकिन मुस्कुराती रही और कहने लगी पंडित जी आप यहाँ पर कैसे, आप इस जगह पर, इस फुटपाथ पर? मैं बोला जी कि ऐसे से मेरे साथ में बात हुई थी, आया था मैं नौकरी करने लिए, लेकिन वो नौकरी मेरे बस का नहीं, मुझसे नहीं हो पाया। अब मैं सोचा कोई साफ सुथरी नौकरी मिल जाए तो मैं रुक जाऊंगा, और नहीं तो अपने गांव लौट जाऊंगा। मालकिन के चेहरे पर लंबी मुस्कान आ चुकी थी। अब कहने लगी पंडित जी आओ मेरे गाड़ी में बैठो, उधर से आ जाओ। मैं अवाक सा मालकिन का चेहरा देखता रह गया कि इतना जल्दी मालकिन मुझे कौन सी नौकरी देने वाली है। मैं कई पल तो वहीं खड़ा रहा, और तब वो मुस्कुरा करके जो मालकिन थी अब कहने लगी पंडित जी रोड पर ही रहोगे, आओ गाड़ी में बैठो, डरो मत, मैं तुम्हें कहीं भगा कर नहीं ले जा रही हूँ। जैसे आप नौकरी की तलाश में आए हो ना, जैसा नौकरी चाहते हो मैं वैसा नौकरी आपको दे सकती हूँ, आप पूरा इज्जत से आप बैठो सही। अब मेरा जो हौसला था ना, बाकी में उस टाइम थोड़ा बढ़ चुका था कि चलो आज आज इस शहर में हमारी कदर तो है, पंडित के नाम से कुछ कदर तो जरूर हुई। फिर मैं पिछला सीट में जा कर के बैठ चुका था। जब गाड़ी का गेट खुला ना, तब एक भीनी भीनी सी खुशबू मेरे नाक में चढ़ने लगी थी। वो इत्र था जो मैडम जी ने अपने वस्त्रों में लगा रखा था। अब वाकई में इतनी खूबसूरत महिला थी, मैंने ऐसे गांव में ऐसे महिला को देखा नहीं था जो इतनी खूबसूरत, और ऊपर से जो इत्र लगा रखी थी ना, मेरे नाक में चढ़ता जा रहा था, मदहोश किए जा रहा था। अब फिर कार चल पड़ी थी। मालकिन मेरी तरफ देख रही थी, अब पूछ रही थी कि पंडित जी शुरू से बताओ कब से इस शहर में आए हो और कहाँ कहाँ आप भटके। मैं शुरू से लेके अभी तक जो भी मेरे साथ में हुआ था, जहाँ जहाँ मैं भटक करके गया था, सब कुछ बता दिया। और तब वो मालकिन कहने लगी आप भटकने की आपकी ज़रूरत नहीं है, जो कुछ है मैं आपके लिए करूँगी। अब इसके बाद अब हमारे घर का, जहाँ मैं रहता था, गांव का पता ठिकाना, घर में कौन कौन लोग हैं, और वो पूछने लगी थी। अब मैं बेधड़क सब कुछ बताता जा रहा था। मैं आने का रीज़न भी बताया कि देखिए मेरी बहन की शादी होनी है, आप मुझे एक बाइक आप गिफ्ट में देना है, और उसी के लिए मैं शहर में आया हूँ। मेरा इरादा था कि 4-5 महीना नौकरी करके इतना पैसा तो इकट्ठा कर लूँगा ताकि अपने बहन को वो गिफ्ट दे सकूँ। मेरा यही आज शहर आने का मतलब यही था, नहीं तो मैं शहर कभी आता भी नहीं। मालकिन के चेहरे पर हमेशा लग रहा था कि मुस्कुराहट रहती ही थी, और वो मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी भी लगती थी। अब फिर कहने लगी पंडित जी आप बिल्कुल सही जगह पर आ चुके हो, जब यहाँ से जाओगे ना तो आपके हाथ में इतना पैसा होगा कि आप अपनी बहन की बड़ी धूमधाम से शादी कर सकते हो, और जो भी गिफ्ट देना चाहो वो आप दे सकते हो। मैं जब मालकिन के मुंह से ये बात सुना ना, तो मैं दंग रह गया था कि नहीं नहीं मालकिन अब मुझसे ये क्या काम करवाना चाहती है कि इतना पैसा मुझे देने के लिए बोल रही थी। चलो ये सब भगवान की मर्जी है, जब तक ऊपर वाले का इशारा नहीं होता तब कोई काम होता ही नहीं है। चाहे आप जो मर्जी कुछ भी कर लो, ऊपर वाले का जब तक सिग्नल आएगा नहीं, सिग्नल होगा नहीं, तब बना बनाया काम बिगड़ जाता है। अब लग रहा था कि ऊपर वाले ने मुझे हरी सिग्नल दे दिया है, अब मेरा सारा काम बन रहा था जैसा मैं शुरुआत में समझ रहा था।
गाड़ी दौड़ती रही, गाड़ी दौड़ती रही। रात हो चुकी थी और फिर जब गाड़ी एक कोठी में दाखिल हुई ना, तो मैं देख करके हैरान रह गया था। इतना बड़ा कोठी, और मैं तो देख करके कितना खुला खुला जगह, गार्डन ही गार्डन दिख रहा था। गार्डन में अब ऐसी ऐसी लाइट चमक रहा था जो मैंने कभी देखा भी नहीं था। मतलब वहाँ का हर चीज़ कीमती था। आज जब गाड़ी रुकी ना, तब ड्राइवर आ करके गेट खोला। मैं जब गाड़ी से नीचे उतरा ना, तब मैं मुड़ मुड़ करके उस बंगला को देखने लगा। मालकिन उतर चुकी थी। आज जब वो गाड़ी से पहली बार उतरी ना, तो मैं उनकी हाइट भी देखा। अच्छा खासा हाइट था, मेरे लगभग बराबर थी। मेरी भी हाइट अच्छी थी, अब मेरे ही लेवल पर आ रही थी। एक तो सुंदरता और ऊपर से लंबाई भी अच्छी खासी। मैं तो देखता रह गया था। आइए, सफ़ेद साड़ी मालकिन क्यों पहन रखी है? क्या अभी शादी नहीं हुई है, या फिर कहीं विधवा तो नहीं है? हमारे गांव में तो यही होता था, जो विधवा औरतें होती थी उसको सफ़ेद साड़ी पहनना पड़ता था। तो कहीं मैं यही सोच रहा था कि मालकिन के साथ में ऐसा कुछ तो नहीं हो गया है। लेकिन वो वक्त इतना सोचने का नहीं था। मैं नई जगह पर था। हाँ, मैं उस एरिया को देख रहा था। इतना बड़ा घर, इतना बड़ा गार्डन और खुलापन। तब मालकिन मुस्कुराते हुए मेरे पास आ गई। कहने लगी, पंडित जी, ये मेरा फार्म हाउस है। ऐसे मेरे 2 फार्म हाउस है, मेरा एक कोठी भी है और मेरी कई फैक्ट्री भी है। मैं जब इतना मालकिन के मुंह से सुना ना, तो मैं समझ गया था कि रोहित पंडित बिल्कुल तो सही जगह पर आ चुका है। भगवान ने तुझे सही जगह पर भेज दिया है। अब बेटा तेरा यही मंजिल है। अब यहीं से सब कुछ तेरा होगा। अब तो भगवान पर जो आस्था रखा ना, वो मान ले, सब कुछ यही होगा। और इसके बाद मुस्कुराते हुए मालकिन कहने लगी, आओ पंडित जी, अंदर चलते हैं। ड्राइवर बेचारा तो अपना गाड़ी लेकर के पार्किंग में चला गया, पार्क करने के लिए। उसका काम खत्म हो चुका था। आगे आगे मालकिन और पीछे पीछे मैं। इतना सब कुछ होते हुए मैं उस घर में कोई नौकर चाकर को देखा नहीं। मतलब वहां नौकर चाकर थे ही नहीं क्या? इतना बड़ा महल जैसा घर और नौकर चाकर में एक ड्राइवर मुझे दिख रहा था। और इसके अलावा मैं घर के अंदर पहुंच चुका था, ड्राइंग रूम में आ चुका था, लेकिन एक भी नौकर, एक भी नौकरानी मुझे नजर नहीं आए। कमाल की बात थी। इतना पैसे वाले लोग, और क्या बात है भाई। इसका मतलब मालकिन खुद ही भोजन वगैरह सब कुछ साफ सफाई का काम कर लेती हैं क्या? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। अब मालकिन मुझे इशारा किया कि पंडित जी, सोफे पे बैठ जाओ आराम से, अपना ही घर समझो आप। पहले क्या लोगे आप, चाय लोगे या कुछ ठंडा? अब गर्मी का टाइम था। अब मैं चाय का ज़्यादा शौकीन भी नहीं था। हाँ, गांव में कभी कभी पी लिया करता था। और मैं बोल पिया कि नहीं नहीं, चाय रहने दीजिए, कुछ ठंडा ही हो जाए तो नींबू पानी जैसा तो काम चल जाएगा। मालकिन चली गई किचन में, और इसके बाद 2 गिलास जैसे नींबू पानी बना के लाई हो, एक अपने लिए और एक मेरे लिए। और नींबू पानी पी करके मुझे बड़ा ही राहत महसूस हो रहा था उस गर्मी की रात में। लेकिन वहाँ सही मायने में इतने एसी लगे हुए थे, चिल्ड हो रहा था। अब मैं जब नींबू पानी पी रहा था ना, तो उसमें स्वाद जो था ना, बड़ा गजब का था। उसमें लग रहा था कि कई तरह के मसाले इस्तेमाल किए गए थे। बड़ा ही बेहतरीन स्वाद था। ऐसा नींबू पानी मैंने अभी तक पिया नहीं था। वो मालकिन मुस्कुरा के पूछने लगी कि पंडित जी, कैसा लगा नींबू पानी? मैं तारीफ करने लगा कि जी, ऐसा नींबू पानी मैंने कभी पिया नहीं है। तब जब गिलास ख़त्म हो गया, तब कहने लगी कि पंडित जी, भोजन में क्या करेंगे आप? रोटी खाना पसंद करेंगे, चावल खाना पसंद करेंगे? जैसा आप कहोगे मैं ऐसा तैयार कर दूंगी। मैं कहने लगी, जी आप जो खाएंगी आप समझ लेना, वैसे मैं भी खा लूँगा। आप मेरे लिए ज़्यादा फिक्र मत कीजिए, जो भी रूखा सूखा होगा मैं उससे पेट भर लेता हूँ। मालकिन मुस्कुराने लगी। फिर वो चली गई थी। आप बता के गई कि पंडित जी,
इधर बाथरूम है, अगर आपको फ्रेश व्रेश होना है, नहाना धोना है तो आप सब कुछ कर सकते हो, अपना ही घर समझो आप। वाकई में उस जगह पर आ कर के मैं अपने आप को बड़ा धन्य समझ रहा था। लेकिन ये मालकिन मुझसे क्या काम करवाने वाली थी, अभी तक इस बात का उन्होंने खुलासा नहीं किया था। अब मेरा थोड़ा ऐसे ही सोच विचार में कर रहा था, थोड़ा नर्वस कभी कभी हो जाता था। अब मुझे लगा ना कि अरे इसमें नर्वस होने की क्या बात है, जो कुछ होगा भगवान की मर्जी से होगा। जो भगवान ने मुझे इस जगह पर भेजा, अब मुझे अपने प्रभु पर बहुत आस्था भी था। खैर, अब मेरा नहाना धोना हो चुका था। अब मैं फिर ड्राइंग रूम में आकर के सोफे पर बैठ चुका था। अब मालकिन अब मुझे नज़र नहीं आ रही थी, ना जाने कौन सी जगह पर गई थी, और वो जगह भी तो बहुत बड़ी थी। जब वो लौटी ना तो नाइटी में थी। अब साड़ी उनका उतर चुका था और वो नाइटी भी सफ़ेद रंग का। अब बड़ा ही गजब सुंदरता उस नाइटी में भी झलक रहा था। और तब वो मुस्कुराते कहने लगी, पंडित जी आप थके हो तो चलो मैं आपको कमरा दिखा दूँ, आप अपने कमरे में चलकर आराम कर दो। अगर भूख लगी है तो कहो, मैं खाना भी परोस सकती हूँ। और तब मैं कहने लगा, नहीं नहीं, अभी मुझे भूख भी नहीं लगी है, मैं थोड़ा देर में ही भोजन करता हूँ। और तब कहने लगी, आओ पंडित जी मैं आपको कमरा दिखा दूँ, आप आराम कर सकते हो। आगे आगे मालकिन, अब पीछे पीछे मैं अपना थैला लिए हुए। अब फिर एक दरवाज़ा खोला मालकिन ने, आप फिर अंदर प्रवेश कर गई और कहने लगे, पंडित जी आइए आपका कमरा है ये। मैं जब उस कमरे को देखा ना तो किसी राजा महाराजा से कम नहीं लग रहा था। पलंग में मोटा गद्दा बिछा हुआ, खिड़की पर बेशकीमती पर्दे लगे हुए, और सोफा भी वहाँ लगा हुआ था, वो भी कीमती लगे हुए थे। लाइटें बहुत ही कीमती उस घर में लगी हुई थी। मैं तो उस कमरे को देख करके दंग रह गया था। ऐसा कमरा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे कमरे के अंदर में आकर के मैं आराम करूंगा, सोऊंगा। वास्तव में मेरे साथ में वो सब हो रहा था। फिर मालकिन कहने लगी, पंडित जी शर्माइएगा नहीं, ये आप ही का कमरा है, अब आप आराम कीजिए। और हाँ, अगर आपको भूख लगे ना तो बाहर निकल के मुझे आवाज़ दे दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी भोजन लेकर के। मालकिन चली गई। मैं उस मोटे गद्दे के ऊपर आकर के लेट चुका था। वाकई में मुझे एक सुखद एहसास हो रहा था। अब मुझे लगने लगा कि यही तो जिंदगी है, यही तो स्वर्ग है। हम लोग कहाँ गांव में रहने वाले। अब जैसे भी चारपाई मिले उस पर हम नींद मज़े से ले लेते हैं। लेकिन ये देखो शहर में यही है तो जिंदगी, जो ऐश की ज़िंदगी कहा जाता है, यही है। इस सुख को मैं आज खुद भोग रहा था। ऐसा कि मुझे पल भर में नींद आ चुकी थी उस मोटे गद्दे के ऊपर में। इसके बाद मालकिन ही मुझे आवाज़ लगाई, पंडित जी सो गए सो गए। मैं आंखें खोला, आंखें भारी हो रही थी, नींद जैसे मुझे अभी भी सता रही थी। जबरदस्ती आंखें खोलता हुआ मैं मालकिन की तरफ देखा। मालकिन मेरे पलंग के पास ही खड़ी थी। कह रही थी, पंडित जी अगर आपको भूख लगा है तो आ जाइए, भोजन का भी वैसे भी टाइम हो चुका है, अब रात का 10 बज चुका है, आइए। अब मैं जैसे तैसे अपनी नींद को भगाया, भूख भी महसूस हो रही थी। अब फिर अपने पलंग से उठ के खड़ा हो गया, आगे आगे मालकिन पीछे पीछे में। जब मैं उस जगह पर पहुंचा ना तो दंग रह गया था। खाने का कमरा ही अलग ही था। अब बड़ा सा मेज लगा हुआ था और साइड साइड में बहुत सारी कुर्सियाँ। जब मैंने कुर्सी गिना ना तो मुझे लग रहा था कि 12 से 15 कुर्सी होंगी वहाँ पर, इतना लंबा जगह था। अब मालकिन मेरे बगल में आके बैठ चुकी थी और वहाँ पर अब खाना ढका हुआ था। जब मालकिन ने प्लेट दिया ना और उसके बाद सब्जी दाल वगैरह वगैरह, तो मेरा प्लेट भर चुका था। अब मैं इतने किस्म का सब्जी, अचार, पापड़, मैं तो एक तरह से अपने आप को महाराजा ही समझ रहा था उस वक्त में। वो मालकिन कह रही थी कि पंडित जी शर्माइएगा नहीं, आपका ही अपना घर है। मैं भोजन तो धीरे धीरे करने लगा, मालकिन भी भोजन कर रही थी। कह रही थी कि पंडित जी दाल बताइए कैसा बना है। मैं बोला कि बहुत गजब का दाल बना है,
इतना स्वादिष्ट दाल तो मैंने कभी खाया नहीं। खैर, भोजन हो चुका था। मेरे मन के अंदर में जिज्ञासा जो थी, मैं पूछना चाहता था कि मालकिन, मुझे आप कौन सा काम देंगे, लेकिन मैं उस वक्त में पूछ नहीं पा रहा था। भोजन हो चुका था और मालकिन उठ के खड़ी हुई तो मैं भी उठ के खड़ा हो गया। मालकिन कहने लगी, पंडित जी चलिए आप अपने कमरे में आराम कीजिए। हाँ, पानी वगैरह मैं सब आपके कमरे में ले आकर रख देती हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। मैं अपने कमरे में पहुंच चुका था। वो मालकिन पीछे रह गई थी। फिर मालकिन जग गिलास पानी से भरा हुआ अब मेरे पास लेकर के आई। मैं अभी पलंग पर बैठा ही था, लेटा नहीं था। मेरे मन में जो जिज्ञासा का कीड़ा कुरबुला रहा था ना, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। फिर छूटते ही मैं मालकिन से सवाल किया कि देखिए मालकिन, आपने मुझे इतना इज्जत दिया, मैं इज्जत पाकर के बहुत अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ, लेकिन एक सवाल मेरे मन में है, आप जरा मेरा शक को थोड़ा सा दूर कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। मालकिन मुझे देख करके मुस्कुराई और कहने लगी, पंडित जी आप यही पूछना चाहते हो ना कि मैं आपको कौन सा काम दूंगी। वाकई में मेरा मुंह जो था ना, खुला का खुला रह गया। ये मेरे मन की बात मालकिन कैसे जान गई? क्या ये कोई विद्या जानती है, कोई जादूगरनी है, तंत्र मंत्र का जानकार है? ये कैसे हो सकता है भाई? मैं तो मुंह का खुला खुला ही रह गया था। और तब मालकिन का मधुर आवाज सुनाई पड़ी, अरे पंडित जी आराम कीजिए, कल सुबह आपसे बात होगी और तब मैं सब कुछ आपको बताऊंगी, अभी आप आराम कीजिए। वास्तव में जो बात मालकिन ने कही ना, तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाया। मालकिन अब कमरे से बाहर निकल गई थी। अब मैं अपने बिस्तर पर अब लेट गया था। दरवाजा बंद हो चुका था। अब मैं यही सोच रहा था कि मालकिन को ये कैसे पता चल गया कि मैं क्या पूछने वाला हूं। ये कोई जादू की विद्या जानती है या चेहरा पढ़ सकती है? मुझे ऐसा ही लगने लगा था। अब मन में कई तरह का कीड़ा काटने लगा था कि बेटा कहीं कोई जाल में तो नहीं फंस रहा है, तू बकरा तो नहीं बन रहा है। ऐसा ही से ख्याल आने लगा था। लेकिन मैं अपने आप को कहने लगा, रे नहीं नहीं, ये लग रहा है कि मुझे पंडित ही समझ रही या पंडित समझ करके इज्जत दे रही, और कोई नहीं। जो होगा देखा जाएगा कल। अब तो मालकिन खुद बोली है कि मैं कल सब कुछ बता दूंगी कि आपको करना क्या है, काम क्या करना है। मैं गहरी नींद में अब सो चुका था। अब वाकई में वो नींद बड़ा ही सुखद थी। सुबह जब मैं उठा ना, तो मैं अपने आप को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त पा रहा था। सारी थकान मेरी मिट चुकी थी और सुबह का 6 बजा हुआ था। मेरी आदत थी सुबह अब नहाने धोने की, तो मैं अपने बाथरूम में जा करके नहा धोकर फ्रेश हो चुका था। इसके बाद अब मुझे कुछ नाश्ता पानी का सुबह सुबह आदत थी। लेकिन मैं जब बाहर निकला ना, तो हर तरफ सन्नाटा ही पसरा हुआ था। अब मालकिन किस कमरे में थी मुझे तो अंदाजा भी नहीं था, और किचन कहाँ पर था वो भी मुझे नहीं पता। अब सुबह सुबह मुझे कुछ नाश्ता करने की आदत थी, चाय तो मैं पीता ही नहीं था। लेकिन अब कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा ना, तो मैं वापस अपने कमरे में आ चुका था और मैं अपने पलंग पर एक तरह से लेट गया। और कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। जब आँख खुली ना, तो मालकिन मेरे बगल में खड़ी थी और कह रही थी कि पंडित जी उठ जाइए, सुबह हो चुका है। जब मैं मालकिन की आवाज़ सुना ना, तो घड़ी देखा तो 10 बज रहे थे, सुबह के 10। मैं हड़बड़ा के उठा कि जी मैं तो कभी सुबह ही उठ गया था। मालकिन को जैसे मैं बताना शुरू किया और तब मालकिन हंसने लगी और कहने लगी, अरे इतना सुबह कौन उठता है, मेरी तो यही टाइम है, 9 साढ़े 9 बजे, कभी 10 बजे उठती हूँ। चलिए आपके लिए मैं नाश्ता तैयार कर रखी हूँ, आइए। खैर नाश्ता भी हुआ और अपने लिए चाय भी लेकर के हम लोग ड्राइंग रूम में बैठ गए थे। अब मेरा यही सवाल था कि आखिर मालकिन मुझसे क्या काम करवाना चाहती है।
मेन मुद्दा तो यही था। अब मालकिन चाय के चुस्की लेते लेते शायद मेरा इरादा भाप गई थी और वो कहने लगी कि अभी आप 2 दिन फुर्सत में रहिए, आराम में रहिए, और जो काम करना है जब वक्त आएगा मैं तो आपको बता दूंगी। आप निश्चित रहिए, अपना ही घर समझिएगा। अब मेरे पास में ऐसा कोई काम ही नहीं था। मैं अपने कमरे में और फिर ड्राइंग रूम में, अब मैडम का कौन सा कमरा था मैं देख भी नहीं पाया था, क्योंकि एक लाइन से 3-4 कमरे बने हुए थे। अब मैं बिना बुलाए किसी के कमरे में जाना भी उचित नहीं समझा था। आखिरकार अब हमने भोजन भी किया दोपहर का उसी टेबल पर। और इसके बाद जो मालकिन थी ना, वो कहने लगी कि पंडित जी आइए मैं आपको अपना कमरा दिखाऊं और बाकी भी कमरा दिखाऊं कि उसमें क्या क्या चीज़ है। मैं पहली बार मालकिन के कमरे के अंदर गया। बड़ा सा बेड लगा हुआ था, हर चीज कमरे में सफेद ही सफेद बिछा हुआ था। यहां तक कि खिड़की के जो पर्दे थे ना वो भी सफेद ही था, और कुर्सी के ऊपर कवर भी सफेद, पलंग पर चादर सफेद, मतलब सफेद चीज मालकिन को बहुत पसंद था। इसके बाद और भी कमरा उन्होंने दिखाया। ये बोले कि गेस्टों के लिए बना हुआ कमरा। मैं जो मेन सवाल था ना, मेरे मन में जो कीड़ा कुलबुला रहा था, अब मैं पूछ बैठा कि मालकिन आपके कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? आप अकेली यहाँ पर रहती हैं, आपकी शादी तो हुई होगी ना, मालिक तो होंगे ना। जब मैं ये सब बोलना शुरू किया ना तो उनके चेहरा एकदम फट सा हो गया था, चेहरा एकदम पीला सा पड़ गया था। अब मुझे लगा कि ऐसे सवाल मालकिन से पूछना ही नहीं चाहिए था। इनका पर्सनल मैटर है, पर्सनल चीज में मुझे घुसना नहीं थी चाहिए था। मालकिन का चेहरा कुछ पल के लिए ऐसा हो चुका था, लेकिन अपने आप को उन्होंने संभाल लिया। आप मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे छोड़ो ना, ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ ये कमरा हमारा कैसा लगा। अब मैं समझ गया था कि मालकिन बात को बदल रही है। अब ये भी समझ गया था कि इनका पर्सनल मैटर है और उसमें मुझे आना भी नहीं चाहिए था। मुझसे खुद गलती हो गई थी। आखिरकार वो दिन भी निकल गया और कोई खास काम मेरे से कराया नहीं गया। मैं अपने कमरे के अंदर आराम कर रहा था। रात हो चुकी थी, भोजन भी कर लिया था, लेकिन अब सोने के अलावा मेरे पास में क्या था। कभी ड्राइंग रूम में बैठता, कभी मालकिन के साथ नाश्ता करता, कभी लंच करता। अब तो डिनर भी हो चुका था। इसके बाद मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था। नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। अब मैं यही सोच रहा था कि मालकिन मुझे कौन सा काम करवाना चाहती है, क्या किसके लायक हूँ मैं। पढ़ा लिखा तो मैं ज़्यादा हूँ नहीं, 10वीं तक कोई पढ़ाई थोड़ी होती है, और मेरे में ऐसी कोई खूबी तो है नहीं। खैर यही सोचते सोचते मुझे नींद लग चुकी थी। इसके बाद मुझे एहसास हुआ ना कि मेरे बगल में कोई है, मेरे बिस्तर के बगल में कोई लेटा हुआ है। आज जैसे ही मैं आँख खोलता हूँ ना तो मैं अपने आप को अंधेरे के अंदर पाता हूँ। पूरा कमरा अंधेरे से भरा हुआ है, एक भी रोशनी नहीं है। आज जैसे मेरे बदन से कोई लिपटा हुआ है। अब मैं जब उस चीज को एहसास करने लगा ना तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। उस कमरे में एक मालकिन के अलावा और कोई था ही नहीं, और वो भी लड़की। जब मैं बदन का एहसास किया ना तो वो लड़की का शरीर था। मेरे मन में एक ही ख्याल आया उस वक्त में कि ये मालकिन है क्या। सही मायने में मैं एकदम बेसुध सा हो गया था कुछ पल के लिए कि मालकिन मेरे बगल में आकर लेट चुकी है क्या। तभी एक हाथ मेरे सर पर ऐसे कोई बालों से खेलने लगा। एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई पड़ी, सो जाओ ना, सो जाओ ना, आराम से सो जाओ, मैं तुम्हें सुला रही हूं ना, नींद तुम्हें आ रही है ना। आज जैसे ही आवाज सुनाई पड़ी, और वो आवाज मालकिन से मिलती जुलती जरूर थी, लेकिन मैं उस टाइम में बिल्कुल पक्का नहीं था कि ये मालकिन की आवाज है। लेकिन अब विश्वास तो करना ही था, क्योंकि उस जगह पर, उस घर में मालकिन के अलावा तो कोई था ही नहीं। अब मुझे पक्का पता एकदम लग चुका था कि ये आवाज
ये शरीर मालकिन का है, इसके अलावा किसी का हो नहीं सकता। आज जैसे ही मेरे सर पर उन्होंने हाथ फेरना शुरू किया, बोलना शुरू किया कि सो जाओ ना, मैं तुम्हें सुला रही हूं ना, अब मेरे आंख फिर से भारी भारी होने लगे। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं नींद में गोता लगा रहा हूं। इसके बाद मुझे कोई भी याद नहीं रहा, मुझे होश ही नहीं रहा, या यूं कहूं कि मैं नींद में डूब चुका था। जब सुबह हुई तब मेरी नींद खुली। आज जब नींद खुली ना, तो पहला रिएक्शन मेरा ये था कि रात में ये सब क्या हुआ था। मालकिन मेरे कमरे में आई थी या फिर मेरा कोई ख्वाब था। लेकिन मैं जब अपने पलंग पर जो चीज़ देखा ना, तो मैं सहम सा गया था। मैं जब देखा कि मालकिन के गाउन मेरे सिरहाने पड़ा हुआ था, वही सफ़ेद रंग का जो पहन करके उस रात में मैं देखा था घूमते हुए, और वो गाउन मेरे तकिए के पास सिरहाने रखा हुआ था। सही मायने में मैं एकदम खौफ में आ चुका था कि क्या मालकिन मेरे साथ में हम बिस्तर रात में किया है, मेरे बगल में सोई थी, और वो भी लाइट बुझा करके। अब मेरे सर पर हाथ फेरते ही ये क्या असर क्या हुआ, जैसे मुझे होश ही नहीं रहा। इसके बाद क्या हुआ होगा? मैं तो ऐसे लग रहा था कि मैं दिमाग में एकदम भरम सा हो रहा हूँ। मैं पहली को सुलझाने की कोशिश कर रहा था कि अब क्या हुआ होगा। जब उस वक़्त में मालकिन मेरे साथ में लेटी थी, मेरे सर पर हाथ फेर रही थी, तब क्या हुआ होगा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। खैर, अब सुबह हो चुकी थी, अब मैं उठकर बैठ भी गया था। यही सब चिंतन कर रहा था कि ये सब हुआ तो क्या हुआ। क्या मैं अपने मालकिन के साथ ही अब इस बिस्तर पर मैंने रात बिताई, उनके साथ में हम बिस्तर किया? सही मायने में बड़ा पश्चाताप हो रहा था। मैं एक ऐसा पाप कर दिया था जो मैं कभी करना नहीं चाहता था। अपने आप पर एक ग्लानि सी हो रही थी। मैं ही ऐसे ही सब कुछ सोच विचार कर रहा था। तभी दरवाज़ा खुला। मालकिन वैसे ही गाउन में फिर नजर आई। मतलब उनके पास में बहुत सारे उस तरह के गाउन थे, और वो बाल खुला हुआ और चहकते हुए, चेहरा पर एक रौनक था, और सीधा मेरे बिस्तर के पास आ चुकी थी। कहने लगे, पंडित जी सो के उठ गए इतनी जल्दी? मैं घड़ी देखा तो 8 बज रहे थे, और मालकिन मेरे बगल में आकर के खड़ी हो गई। कहने लगी, पंडित जी क्या बात है, किस चिंता में डूबे हुए, चेहरा आपका बुझा हुआ लग रहा है। मैं अब मालकिन की तरफ देख रहा था और गाउन की तरफ देख रहा था जो मेरे सिरहाने पड़ा हुआ था। तब शायद नजर पड़ चुकी थी मालकिन की, और वो कहने लगी मुस्कुरा करके, अरे ये तो मेरा गाउन है। मैं कुछ बोलना चाहता था कि ये गाउन इस जगह पर क्या कर रहा है, लेकिन मेरे कंठ से आवाज निकले तब ना, आवाज ही नहीं निकल पाई थी। मैं बहुत कुछ पूछना चाहता था कि क्या आप रात में मेरे साथ में इस बिस्तर पर रात बिताई थी, मेरे साथ में बत्ती बुझा करके अंधेरे में आप ही थी ना, लेकिन मैं बोल ही नहीं पाया। एक अजब सा मेरे शरीर में ऐसा कुछ हो चुका था। मैं सन्न सा हो चुका था, मेरा पूरा बॉडी उस टाइम में शर्मा भी गया था, और मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। लेकिन मालकिन जो थी ना, चहक रही थी, चेहरे पर बहुत बढ़िया मुस्कान, और वो गाउन एक झटके से तकिए से उठा लिया। कहने लगे, पंडित जी उठ जाओ, नाश्ता मैं बना रही हूँ, ड्राइंग रूम में चलो, फिर मैं वहीं पर आती हूँ, फिर हम लोग नाश्ता करेंगे। वाकई में जब चली गई ना, तो मैं इसी विषय पर सोचने लगा था कि मालकिन के चेहरे पर लज्जा नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसा भी होता है क्या? जरूर मालकिन ही होगी, और इसके अलावा इस बड़े महल में कोई औरत नाम की चीज नहीं है, तो दूसरा कोई तो हो नहीं सकता। वाकई में मैं तो वही बात समझ लिया था कि जरूर मालकिन मुझे इस जगह पर लाई है। जवान हूँ, सुंदर हूँ, गोरा हूँ, और मालकिन को पसंद आ गया हूँ। अब जैसे उन्होंने मेरे साथ में किया है, शायद उन्होंने मेरे से प्रेम ही कर लिया है।
एक तरह से मैं उनका प्रेमी हो चुका हूं। अब मैं यही सब सोच रहा था। तभी मालकिन की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी, आओ पंडित जी आओ, नाश्ता तैयार है। अब मैं जैसे तैसे अपने आप को संभाला। जब मालकिन के चेहरे पर कोई शर्म नहीं है तो मैं तो नौजवान हूं, मुझे किस बात का शर्म है। चलो जो होगा देखा जाएगा। अब मैं एक तरह से अब बिल्कुल परफेक्ट अपने मन को कर लिया था कि मैं ना तो अब शर्माऊंगा ना घबराऊंगा। जो होगा मैं अब खुल कर मजा लूंगा, सामने रहूंगा। जो चीज़ होगा मैं उसका परवाह नहीं करूंगा। अगर मालकिन का यही मर्जी है तो यही सही। इसके बाद हम लोग ड्राइंग रूम में आ चुके थे। सैंडविच था और सैंडविच चाय के साथ मालकिन आनंद ले रही थी। अब मेरे लिए दूध का गिलास, क्योंकि मैं तो चाय पीता ही नहीं था। अब मालकिन मुझे मुस्कुरा मुस्कुरा करके बीच में देख लेती थी। अब मैं भी वही मुस्कुराना सीख लिया था। जब मालकिन मुस्कुराती ना तो मैं भी मुस्कुरा देता था। तब उनकी मुस्कान और गहरी हो जाती थी। मैं तो अपने आप को यही समझ लिया था कि अब तो मालकिन पड़ चुकी है, अब मेरे पर वो फिदा है। अब मुझे किस बात का टेंशन है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मामला कुछ और होने वाला था। जो मैं सोच रहा था ना, अगर वो हो जाता तो बात कुछ अलग थी, लेकिन वो बात थी नहीं। आखिरकार जब उस चीज का मुझे पता चला ना, तब तक देर हो चुकी थी। ऐसा देर हुआ कि मैं अपने आप को संभाल भी नहीं पाया था। हुआ यूं कि रात को जब भोजन करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर सो चुका था। यूं कहूं कि मैं सोने जा रहा था। मुझे विश्वास था कि जैसे पिछली रात को मालकिन आई थी, आज जरूर आएगी। मैं कमरे का पूरा लाइट जला रखा था। मुझे लाइट से कोई अब एलर्जी नहीं थी। लाइट होते हुए मुझे नींद आ जाती थी और मैं वही कर रहा था। अब 10 बजा, 11 बजा, अब तक कोई भी आहट दरवाजे पर नहीं हुई। मैं जगा हुआ था। मैं पूरी तैयारी में था। मैं एक तरह से सोने का नाटक कर रहा था, आंखें बंद किए हुए। अब मैं देखना चाहता था कि आज किस बेस में मालकिन आती है, क्या पहन के आती है, और वही मैं इंतजार कर रहा था। 11 बज चुका, तब तक कोई नहीं आया। पूरा कमरे में शांति फैला हुआ था। फिर 11:30, 12 बजा ना तो मेरे आंख पर नींद सवार होने लगी। मैं जागना चाहता था, मैं रोकना चाहता था अपने आप को, अरे सुना नहीं है, सुना नहीं है। लेकिन ऐसा नींद सवार हुई ना कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। आज जब मुझे लगा कि मेरे बगल में आके फिर कोई हुआ, कि मेरे बगल में कोई लेटी हुई है और वो शरीर किसी स्त्री की है, महसूस हुआ। तब मैं अपने आप को एक तरह से आंखें खोल दिया। जैसे ही आंख खोला ना तो पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, जैसे पिछली रात को हुआ था। और मैं अब मालकिन की समझ बैठा था कि जो भी मेरे बगल में लेटी है ना, वो मेरी मालकिन है। मालकिन के अलावा उस घर में कोई था भी तो नहीं। इतना बड़ा विशाल घर, अब मालकिन अकेले रहती थी। तो मुझे तो 100% अब पता चल ही गया था कि जरूर मालकिन है। अब फिर पिछली रात की तरह मेरे बिस्तर पर आ चुकी है। और अचानक वही हाथ मेरे सर पर पड़ा, अब वही फुसफुसाहट, सो जाओ सो जाओ, मैं तुम्हें सुला रही हूँ ना, तुम सो जाओ। इसके बाद मेरे वही हालत हुआ। मैं फिर अपने आप को संभाल नहीं पाया। फिर मैं गहरी नींद में, या यूं कहूँ कि मैं बेहोशी में चला गया था। फिर जब सुबह हुई ना, तब मैं अपने आप को अब देख रहा हूँ। सुबह उठ करके अब शरीर में अब कुछ परेशानी भी शुरू हो गई थी। पूरे बदन में दर्द सा हो रहा था, अकड़न सी हो गई थी शरीर में। और मैं जब देखा ना तो हैरान रह गया था। अब वही गाउन जैसे मेरे तकिए के पास पड़ा हुआ था, आज भी पड़ा हुआ था। सामने शीशा, अब आदम का शीशा लगा हुआ था, ड्रेसिंग टेबल। अब मैं अपने आप को अब उसमें देख रहा था। मेरा जो चेहरा था ना, लालीपन लिए हुए,
अब पीला पीला सा नजर आ रहा था। अब मैं अब यही समझ रहा था कि मालकिन आज भी मेरे साथ में हम बिस्तर हुई है, कल भी हुई थी और आज भी। और आज मेरे शरीर में अकड़न सी क्यों हो रही है, ये मेरा चेहरा पीला पीला क्यों हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई है। और तभी मालकिन की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो मेरा नाम लेके पुकार रही थी कि पंडित जी अगर जाग गए हो तो आ जाओ ड्राइंग रूम में। अब फिर मैं अनमने भाव से अब ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ा था। जब मैं गया ना ड्राइंग रूम में तो वो चाय का सेवन कर रही थी, चाय पी रही थी। अब मुझे देख कर के मुस्कुराई। अब फिर इशारा किया कि सोफे पर बैठ जाइए। मैं अनमने भाव से अब बैठ चुका था। आज मैं उनसे कई सवाल पूछना चाहता था। आप मुझे कौन सा काम दे रही हैं? क्या इसी काम के लिए मुझे इस जगह पर ले आई हैं ताकि मैं उनकी अब रात को बिस्तर गर्म कर सकूं? मुझे तो यही लग रहा था। वो मुस्कुरा करके मेरी तरफ देख रही थी। अब मेरा चेहरा जो था ना, सही मायने में पीला पड़ा हुआ था। मैं जो अपने आप को आईने में देखा था। अब मेरे मन में कई तरह के सवाल उमड़ रहे थे। अचानक मालकिन बोल पड़ी, पंडित जी आज कुछ उदास उदास सा दिख रहे हो, बात क्या है? रात में नींद सही ढंग से आई कि नहीं आई? मैं चेहरा नीचे हुए कहने लगा कि जी मालकिन, आप रात में बिस्तर पे आई थी ना। अब मालकिन जो थी ना, जब मैंने बोला ना तो चाय का कप मेज पर रख दिया। और मैं जब देखा उनकी तरफ तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, मुस्कुराहट थी। अब फिर कहने लगी, क्या बोले पंडित जी? फिर से ज़रा बोलना मुस्कुराते हुए। मैं सोचा कि शायद इनको बुरा लग गया। अब मैं उस बात को गोल कर दिया। मैं कहने लगा, जी ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। आज मुझे सही ढंग से नींद नहीं आई और मेरा शरीर भी कुछ अकड़न सा महसूस हो रहा है, दर्द सा महसूस हो रहा है। लेकिन वो मुस्कुराती रही। हाँ, कहने लगी, कोई बात नहीं जी, मेरे पास दवा है, मैं आपको दे दूंगी, आइए दर्द आपका गायब हो जाएगा। तब मैं पूछा कि आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि मुझे किस काम के लिए आप लाई थी? जो काम करवाना है आप मुझे करवाइए ना। तब मुस्कुराते हुए मालकिन कहने लगी, अरे पंडित जी, ये आप ही का घर है ना, आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है क्या यहाँ पर? मैं बोला, अच्छा तो लग रहा है, अपना ही समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे से खाली बैठा नहीं जा रहा है। तब मालकिन कहने लगी कि बस 2 दिन और रुक जाइए, और तीसरे दिन मैं आपको जो काम देने जा रही हूँ ना, उसको आप पूरा कर दीजिएगा, और वो काम करने के बाद मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। अब क्या कराने वाली थी मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था। और मैं यही समझ रहा था कि मालकिन मेरे साथ रात को बिस्तर पर आती है, और आज भी वो मेरे साथ में रात को सोई थी, जो मैंने अनुभव किया था। और मैं अनमने भाव से पूरा दिन रहा। दवा भी खाने के बाद में मेरे शरीर से वो दर्द बड़ा मुश्किल से निकला था, और मैं अब ज़्यादा घूम फिर भी नहीं रहा था, और मैं अपने बिस्तर पर आकर के आराम ही कर रहा था। और यही सोच रहा था कि मालकिन ऐसा क्यों कर रही है? क्या उनका हस्बैंड नहीं है, उनका परिवार नहीं है, अपने बारे में तो कुछ बताती नहीं है। और यही सोचते सोचते मैं फिर सो चुका था। अब की बार जो सोया ना तो शाम ही हो चुकी थी। मालकिन की आवाज़ आ रही थी, पंडित जी सोते रहोगे या फिर बाहर भी आओगे? और तब मैं बिस्तर से उठा तो मैं उठा ना तो वाकई मेरी तबीयत सही हो चुकी थी। वो जो शरीर में ढीलापन था, दर्द भरा महसूस हो रहा था, अब सब कुछ सही हो चुका था। मालकिन ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी, जैसे मेरा इंतज़ार कर रही थी, और कहने लगी कि पंडित जी चलो आज मैं तुम्हें बाहर घुमा के लाती हूँ। मैं 2 दिन से इसके कमरे के अंदर पड़ा हुआ था। अब मैं सोचा कि चलो अच्छी बात है। और इसके बाद हम लोग चल पड़े थे। ड्राइवर वही था, और फिर कार की सैर हम करने लगे थे। ना जाने कहाँ कहाँ वो मुझे घुमाती रही, और जब हम वापस आए ना तो रात ज़्यादा हो चुकी थी। ड्राइवर अपना गैरेज में कार लेके चला गया था। मुझे लग रहा था कि उसी के पास में उसका कोठरी भी था, और हम कमरे के अंदर। अब भोजन जो था रेडी था, और इसके बाद भोजन करने के बाद
मैं अपने बिस्तर पर आ चुका था और आज मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, मैं आज देखूंगा जरूर मालकिन को आते हुए, और आज मैं सोऊंगा नहीं। मन में एक प्रतिज्ञा सा कर लिया था। टाइम बीतते जा रहा था। 11 बजा और फिर 12 बजा। आज जैसे ही 12 बजा ना तो मुझे नींद आने लगी थी। ऐसा मेरे साथ में क्यों हो रहा था मैं खुद समझ नहीं पा रहा था। और जैसे तैसे मैं अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था। नींद को भगाने की कोशिश कर रहा था। बार बार बाथरूम में जाता और पानी के छींटे मारता अपने चेहरे पर, और फिर मैं आकर के लेट जाता था। और कुछ लाइटें जो मैंने बंद भी कर लिया था, और कुछ ही कमरे के अंदर लाइट जल रही थी। अब कुछ देर मुझे बिस्तर पर पड़े हुए हो चुका था। अब मैं अपने आप को जैसे सोया हुआ था। अगर कोई दूर से देखे ना तो मैं बिल्कुल सोते हुए लग रहा सका। ऐसा ही मैं अपने आप को उस समय में ढाल दिया था। अचानक जो दरवाज़ा था ना बिना आवाज़ के खुल चुका था। अब मैं जब अपनी आंखों से देखा, आंखों की झिरी से, तब मैं एकदम हैरान रह गया था। वही गाउन था, सफ़ेद गाउन, लेकिन चेहरा ढका हुआ था। चेहरा जैसे कोई दुल्हन का हो। दुल्हन जैसे सुहाग रात में आती है ना चेहरा ढक करके, अब वैसे ही कोई था। और वो हाइट मालकिन की थी। जितनी हाइट वो कपड़े पहनती थी, जितनी हाइट थी उसकी, मतलब कहा जाए ना वो मेरी नज़र में मालकिन ही थी। आज जैसे ही कमरे के अंदर आना शुरू किया, उन्होंने इधर उधर देखा। आज जैसे ही देखा ना, जो कमरे की लाइट जो जल रही थी ना वो डिमडिमाया और फिर बंद हो चुका। कमरे में पूरा अंधेरा हो चुका था। हाँ, मैं सांस रोके सब कुछ देख रहा था, महसूस कर रहा था। आज जैसे ही कमरे के लाइट बंद हुआ ना तो मैं समझ गया कि मालकिन शर्मा रही है। वो मुझे इसी तरह शर्माती हुई लग रही थी और अचानक मेरे बिस्तर पर आ चुकी थी। अब उनके शरीर से सुगंध भी निकल रहा था, इत्र का सुगंध, और वो मदहोश करने के लिए मुझे काफ़ी था। अब मैं आज तो जगा हुआ था। और तभी वो मेरे बगल में आके लेटी ना तो मेरे बालों से खेलने लगी। अब अचानक उनको कुछ एहसास हो गया। अब फिर वो एक झटके से बिस्तर पर बैठ गई थी। और जैसे ही बैठी ना कमरे की लाइट जल चुकी थी। अब उस रोशनी में मैंने जो कुछ देखा ना तो मेरे अब जो कुछ हिम्मत था वो ख़त्म हो चुका था। मैं इतना ज़ोर से चिल्लाया था कि मैं उस टाइम में आपको क्या बताऊं। मैं जो कुछ देखा उस बिस्तर पर उस औरत को बैठे हुए, जिसको अपना मालकिन समझ रहा था, वो मालकिन ना हो करके मालकिन की हम शक्ल थी। वैसा ही हाइट, वैसा ही सब कुछ, लेकिन चेहरा अलग था। आंख अंगारे की तरह दहक रही थी जब मैंने उसको पहली बार देखा। आज जैसे ही चेहरा देखा ना मैं चीख पड़ा था, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। जो मुंह में आया मैं चिल्ला पड़ा था। अब जैसे ही मैंने चिल्लाया ना फिर कमरे के अंदर बिल्कुल जो बल्ब जल रहे थे ना वो बिल्कुल बंद हो चुके थे। आज जैसे ही बल्ब बंद हुए ना अब तो मैं एकदम और ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि वो जो भी थी अब मेरे बिस्तर पर नहीं थी, मतलब मेरे बिस्तर से वो जा चुकी थी। दरवाज़ा खुला और फिर बंद होने की आवाज़ मुझे सुनाई दी। आज जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ कमरे की लाइट जल चुकी थी। कमरे में कोई था ही नहीं। जो कुछ मैं देखा था अब देख करके दंग रह गया था। तो ये मालकिन नहीं थी तो कौन थी भाई? ये 2 रात से मेरे बिस्तर पर आ रही थी, मैं उसके साथ रात बिता रहा था, तो ये कौन हो सकती? सही मायने में इतना मैं डरा हुआ था और मैं आवाज़ लगा रहा था, मालकिन मालकिन मालकिन। लेकिन मालकिन जैसे गूंगी बहरी हो चुकी हो, मेरे कोई आवाज़ का जवाब ही नहीं दे रही थी। अब मैं अपने बिस्तर पर डरा हुआ बैठा हुआ था और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बिस्तर से उठ करके और बाहर गैलरी में निकलूं, मालकिन के कमरे तक जाऊं। ऐसा ही हालत हुआ पड़ा था।
लेकिन मैं इतना समझ गया था कि ये जो कुछ मेरे साथ में हुआ ना, ये मालकिन नहीं होकर के ये कोई आत्मा लड़की थी, कोई भूतनी थी, कोई प्रेत आत्मा थी। हाँ, मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा कभी संकट में पड़ो ना तो हनुमान चालीसा को याद कर लिया करो। अब मैंने वही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। पंडित तो था ही, इसके बाद वही हनुमान चालीसा मैं शुरू कर दिया था। जब मालकिन की कोई आवाज़ नहीं आई, ऐसे ही मैं पूरी रात बिता दिया था। जब सुबह हुआ ना, तब मैं बिस्तर से उठा था, गैलरी में गया, मालकिन का कमरा के पास जाकर के अब मैं दरवाजे पर दस्तक देने लगा। अब बड़ी देर के बाद आवाज़ आई, कौन है बाहर में? तब मैं बोला कि मैं हूँ जी। तब मालकिन की सुरीली आवाज़ सुनाई पड़ी, रुकिए पंडित जी रुकिए, अभी मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ। 5 मिनट लग गए थे दरवाज़ा खोलने में। आज जब मालकिन उठी ना, बाहर दरवाज़ा खोली ना, तब मैं देखा मालकिन का चेहरा। वो कभी हो ही नहीं सकती थी जो चेहरा मैंने रात को देखा था। अब मैं तो इतना खौफ में था, मैं डर चुका था। अब मेरा खौफ देख करके मालकिन खुद एक तरह से खौफ में आ चुकी थी। कहने लगी, क्या हुआ पंडित जी, क्या हुआ? ये चेहरा आपका क्यों उतरा हुआ है? बात क्या हुआ? मैं कहने लगा, मालकिन मैं रात भर आपको आधी रात से आवाज़ दे रहा था, चिल्ला रहा था, आप बिल्कुल कोई आवाज़ का जवाब नहीं दिया। अब मालकिन जो कह रही थी कि देखिए पंडित जी, मैं रात को नींद की दवाई खाती हूँ, और जब मैं दवाई खा लेती हूँ ना तो मुझे होश नहीं रहता है, सुबह ही आँख खुलती है। तो हुआ क्या आपके साथ में? मैं सब कुछ बताने लगा था कि देखिए ऐसा ऐसे मेरे साथ में रात में 2 रातों से हो रहा था, और आज तीसरा रात। मैं तो समझ रहा था कि आप हो, लेकिन एक तो कोई और था। सब कुछ मैं बयान करने लगा। आज जैसे ही मैं पूरा बात बताया ना, मालकिन कहने लगी, पंडित जी थोड़ा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी, लेकिन अभी उचित समय नहीं है। आप अपने आप को शांत कीजिए और घबराइए मत, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, मैं जानती हूँ इस चीज़ को। आप खामोश रहिए, आप चुपचाप रहिए, सब मैं एक एक करके बात आपको बताऊंगी, और इसके बदले में मैं आपको बहुत सारा रुपया दूंगी। बस आप अपना मुंह को बंद रखिए, ये बात बाहर जाना भी नहीं चाहिए। मैं मालकिन की तरफ देख रहा था कि मालकिन को हो क्या गया है, ये किस चीज़ की बात कर रही है कि आप अपना पंडित जी मुंह बंद रखिए, जो कुछ होगा मैं देख लूँगी, इसके बदले में आपका इतना पैसा दूंगी, आप मुंह को बंद रखिए। मैं कुछ समझ नहीं पाया था। मैं सोच लिया था कि पंडित बेटा इस घर से निकलो, ये घर तुम्हारे लायक नहीं है, तुम तो अपने गांव ही चलो। और वही मैं कर रहा था, लेकिन मालकिन मुझे छोड़ नहीं रही थी। कह रही थी कि पंडित जी आप रुक जाइए, आपके साथ में कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? मैं बोला जी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन मैं खौफ में हूँ, मैं बहुत डर में हूँ। तब मालकिन कहने लगी कि आप डरिए मत, मैं एक एक बात को बताऊंगी। देखिए इसके बदले में मैं आपको बहुत सारा धन दूंगी, बस आप रुक जाइए, कुछ ही दिन आपको रुकना है। इसके बाद मैं आपका इतना धन देके आपके घर भेजूंगी, ताकि आप अपने बहन की शादी आप मज़े में करा सको, जो भी गिफ्ट देना चाहो आप दे सकते हो। दोस्तों ये कहानी मैं यहीं पर अंत करूंगा, इसका दूसरा पार्ट मैं कल ही लेके आऊँगा। ये कहानी जो आपने सुना मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, इसका दूसरा भाग भी ऐसे ही मज़ेदार है, और वो मैं जल्द से जल्द आपको भी सुनाना चाहता हूँ। तो कल तक का इंतज़ार कीजिए, कल इसी समय में इसी चैनल पर यह कहानी ज़रूर आएगी। और दोस्तों मेरे दूसरे चैनल भी हैं, उन पर भी जाइए, और चैनल का लिंक उसमें दिया हुआ है, वो लिंक को आप एक बार ओके कीजिए और हमारे दूसरे चैनल पर चले जाएंगे। उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाल रखी है, तो उन कहानियों को भी मज़ा लीजिए। अब फिर हम मिलते हैं कल, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।